evolution and the fundamental of business. In this chapter, I will cover the topic, the classification of business activity and the types of industries. Now, as you already know, what do you mean by business activity and non-business activity? तो अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस एक्टिविटी क्या है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी क्या है. बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या आते हैं? बिजनेस, प्रोफेशंस, एम्प्लॉयमेंट. नॉन एक्टिविटीज बिजनेस, नॉन बिजनेस एक्टिविटी में आते हैं द सोशल वर्कर्स, जो सोशल वर्क्स होते हैं, जो समाज के वर्कर वो होते हैं. तो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस है. क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी वो कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया. तो बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, दैट इज द इंडस्ट्रीज एंड द कॉमर्स. So first we know what is the meaning of industries and the meaning of commerce. Again, the industries was divided into different parts. That is, we will discuss in the letters. So industries भी different parts में divide किया. That is primary, secondary, and tertiary sector. Again, the primary industries were divided into 4 categories. So that we will discuss the topic wise. This is the most important topic of this chapter. So all of you listen carefully and watch this lecture carefully. Clear? Now, what is the meaning of industry? Business activity is divided into 2 parts, industries and the commerce. What is industry? Industry, तुम लोग सभी जानते हो, industries means the factories where the raw materials are converted, the goods into the finished product. Industry एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग raw materials को लाके finished product बनाया जाता है, उसको हम लोग industry का. Means that the place where the raw materials were consumed, brought and कन्वर्टेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट. मतलब एक कच्चा माल को लाके एक न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को जहाँ हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं. उसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं. क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन चीज कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल किस इंडस्ट्री से आता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, गुड्स को फिर कहाँ सप्लाई किया जाता है, दैट ऑल कम्स अंडर द इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज में हमारे बहुत से बेसिक चीज आते हैं कि हमारा वो रॉ मटेरियल्स को हमको पहले प्राइमरी इंडस्ट्री से प्राइमरी से हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में जाएंगे, सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर में, देन आफ्टर द कॉमर्स विल बी कम. तो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस ऑफ गुड्स है, जो गुड्स हम लोग जो आज रेडीमेड पा रहे हैं, वो कहाँ से बन के आ रहा है? वो इंडस्ट्रीज से बन के आ रहा है. तो उसकी क्या क्या प्रोसेस है, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज through which the raw material is converted into finished product. तो हमने बताया कि इंडस्ट्री all the activity, मतलब जो भी एक्टिविटी इंक्लूड करता है, जो हमारे रॉ मटेरियल में कच्चा माल कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट. तो हमारे रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट. क्लियर? इट मीन्स प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल यूजिंग मैकेनिकल एप्लियंस एंड टेक्निकल स्किल्स. मतलब जो हमारा प्रोडक्शन आ रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग करे बाय मशीन द्वारा या लेबर वर्क द्वारा या टेक्निकल स्किल या मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी द्वारा उस प्रोडक्ट को एज ए कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने को हम लोग इंडस्ट्रीज कहते हैं. वहां पर जहाँ पर वो गुड्स तैयार होता है. क्लियर? तो इंडस्ट्रीज इज द प्लेस वेयर वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट. क्लियर? नाउ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ गुड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द गुड्स? There are 3 types of goods industries. First is the capital goods, second is the consumer goods, and the third is the intermediate goods. If capital goods means the goods productions were used, जहाँ पर productions को use होता है for the industries, just like machine, जो production ला के उस industries में machines द्वारा use होता है उसको हम लोग capital, just like machineries, clear? machines सारे होते हैं उसको हम लोग capital goods बोलते हैं. Consumer goods which are directly used by the consumers, जो कंज्यूमर को डायरेक्टली वो प्रोडक्शन दिया जाता हो, मतलब जो भी प्रोडक्ट बना गया वो डायरेक्टली यूज फॉर द कंज्यूमर, उसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स में. क्या डिफरेंस है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में? क्या डिफरेंस है? कैपिटल गुड्स में क्या होता है, हमारा वो जो प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्रीज के अंदर ही, तो वहाँ पर उस चीज का मशीन का यूज होता है इन द इंडस्ट्रीज, दैट इज नोन एज द कैपिटल गुड्स. लेकिन कंज्यूमर गुड्स में वो गुड्स जो प्रोड्यूस करके कंप्लीट होके हमारे कंज्यूमर के पास जा रहा है उसको कंज्यूमर गुड्स बोल रहे हैं. दैट द कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स, द क्लोथ, ब्रेड दैट आर अल्टीमेट यूज्ड बाय द कंज्यूमर. एंड लास्ट इज द इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स मतलब होता है जो गुड्स हमारे इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होके दूसरी इंडस्ट्रीज में जाते हैं एज अ यूज फॉर
उसे हमें इंटरमीडिएट, मतलब एक इंडस्ट्री से बना के गया दूसरे में जाके उसका यूज होता है, उसे इंटरमीडिएट यूज है। दैट फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर। तो ये जैसे हम लोग जो प्लास्टिक रबर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं, तो उसके बाद ये प्लास्टिक का फिर यूज कहाँ पर होता है? टॉयज बनाने में, रबर्स का कार्स के व्हील्स और साइकिल्स के व्हील्स बनाने में, बहुत चीज में यूज होता है। तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। जो गुड्स हमारे एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री से निकल के दूसरे में जाके यूज होता है, वहां पर उसके इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्लियर? नाउ द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नाउ व्हाई इंडस्ट्री इज कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी? बिजनेस एक्टिविटी क्या है? अभी हम लोग पढ़ा था पिछले क्लास में, द एक्टिविटी विच वर्क बाय द पीपल इन a मोड्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन बींग द्वारा किया गया इन a मोड्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी से इंडस्ट्री हमारा भी एक मोड है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज द कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स कब स्टार्ट होता है ना? इंडस्ट्रीज में अपने हमने बोला था, ये इसका बहुत सा प्रोसेस है। वी विल डिस्कस इन द आफ्टर दैट। फर्स्ट विल डिस्कस द मीनिंग कॉमर्स, देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज में हमें बहुत से प्रोसेस होते हैं। एक प्रोडक्शन से प्रोडक्शन मैनेजर आ जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर टर्चरीज में, उसके बाद कंज्यूमर्स के बाद आने के लिए बहुत सा प्रोसेस होता है। तो वो कॉमर्स हमारा स्टार्ट होता है आफ्टर द गुड्स विच आर प्रोड्यूसिंग इन द फैक्ट्री। जब गुड्स हमारा तैयार हो जाता है इंडस्ट्रीज में, उसके बाद का जो वर्क होता है वो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड होता है। जैसे हमारा जो फैक्ट्री से जो कंज्यूमर तक की जो दूरी तय करता है हमारा प्रोडक्शन, किस तरह से ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, कहाँ पर जाके होलसेलर मार्केट के पास, रिटेलर्स के पास, सब कंज्यूमर्स के पास है। तो वो जो डिस्टेंस हमारा कवर कर रहा है प्रोडक्शन फ्रॉम फैक्ट्री फ्रॉम टू द कंज्यूमर, उस रेंज के अंदर जो हमारा आता है वर्किंग, उसे हम लोग कॉमर्स करते हैं। कॉमर्स में हमारे आते हैं ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये सब भी हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट वी नो द जनरल मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द कॉमर्स। तो कॉमर्स रिफर्स करता है, क्या बोलते हैं? इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर एंगेज्ड in the removal of hindrance of person, place, time, risk, finance and the information in the exchange of commodities। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर फैक्ट्री से जाए तो कंज्यूमर्स की जो कस्टमर डायरेक्ट फैक्ट्री से तो वो प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकता है, उसको पहले कंज्यूमर कहाँ जाता है? रिटेल शॉप में। रिटेल शॉप कहाँ जाते हैं? होलसेलर्स में। होलसेलर्स कहाँ जाते हैं? फैक्ट्रीज है। फैक्ट्रीज कहाँ जाते हैं? मैन्युफैक्चर। तो वो जो हम लोग का टाइम बचा रहा है, जो प्लेस बचा रहा है, हम लोग कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट इंडस्ट्री से नहीं ले सकते हैं। तो वो जो टाइम हमारा शॉर्टेज बचा रहा है, जो हमारा प्लेस बचा रहा है, एकदम टाइम गैपिंग जो होगा, उसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। जो हमारा ट्रेड रिलेशंस होता है, जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, दे ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडिंग इन द कॉमर्स। क्लियर? तो कॉमर्स से हमारा क्या एक्टिविटी होता है? जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज होता है, होलसेलर मार्केट स्टार्ट होता है, रिटेलर स्टार्ट होते हैं। क्लियर? और अल्टीमेट जब तक वो गुड्स कंज्यूमर्स के पास है तब तक जो उसका जो वर्किंग प्रोग्रेस होता है, जो हमारा इतना जो का रिलेशन होता है प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर्स तक का, उसे हमें कॉमर्स कहते हैं। क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। We know there are three types of industries, that is the primary industries, secondary and the tertiary sectors. Among these, the main industries is the secondary sectors, secondary industries. तो टर्चरी हमारा सर्विस सेक्टर्स में आता है, लेकिन सबसे पहले हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहाँ से आता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच एक्सट्रैक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक अ यूज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। मतलब जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो हम दूसरे इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्स, मतलब गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज जो हमको मिलता है, उस पार्ट्स को जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एज अ माइनिंग, डिगिंग द्वारा, उसको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं। क्लियर? मीन्स हेयर प्राइमरी इंडस्ट्रीज मीन्स दीज आर द कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन, पहले एक्सट्रैक्ट करके फिर उसका कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम लोग एज ए नेचुरल रिसोर्सेज, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो कौन कौन सा इंडस्ट्रीज आ सकता है इसमें? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में पोल्ट्री, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ये सब हमारा नेचुरल रिसोर्स में आ रहा है। ठीक है?
रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजर्स एंड प्लांट एक्सेट्रा ऑल्सो। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हमारा आयरन ओर आ रहा है, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन जब वो स्टील प्रोडक्शन में जब जा रहा है वो आयरन ओर हम लोग किससे सप्लाई कर रहे हैं, एज ए स्टील इंडस्ट्री से। तो जब वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है जो नेचुरल रिसोर्स, वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज, लेकिन जब वो आयरन और वो स्टील इंडस्ट्रीज में जा रहा है तो वहाँ पर क्या कर रहा है, उसको रीजनरेट करके उसको एज मैन्युफैक्चरिंग करके अगर स्टील्स बना रहा है तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। लेकिन जो हमारा नेचुरली हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और से वाटर से और कहीं से भी स्पेस से, वो चीज हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इट ऑल्सो रिपोर्ट एज अ रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजर एंड द प्लांट्स एक्सेट्रा। मतलब लिविंग मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजर मतलब यहाँ का पोल्ट्री फार्म्स जो मुर्गी पालन होता है वो भी एक हमारा नेचुरल प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आ रहा है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज दे आर ऑल्सो कम इन द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो ऑल दीज आर कम अंडर द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। नाउ प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो अभी हमने बताया, यहाँ पर क्या बताया था, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में एक होता है जो एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक पार्ट हो गया, एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजर एंड प्लांट। अब यहाँ रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजर और एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम कोल, आयरन ओर ये सब जमीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर, मतलब डिगिंग माइनिंग द्वारा हम लोग वो मेटल्स को निकालते तब उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, वो प्राइमरी इंडस्ट्री। रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजर मीन जो पोल्ट्री फार्म जो प्लांटिंग कर रहे हैं, एक प्लांट हम लोग कितने प्लांट लगा रहे हैं, अच्छे से सब्जी लगाने के लिए अच्छे इसको मतलब यूज करें कि एक पेड़ में कितने फल, वो चीज है जो प्लांटिंग ऑफ ट्री, दे आर ऑल्सो कम अंडर द प्राइमरी इंडस्ट्री। नाउ दिस प्राइमरी इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या आता है, मटेरियल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो माइनिंग द्वारा जो हम लोग मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो हर जगह नेचुरल रिसोर्स नहीं मिलता, वो अपना अपना एक पार्ट होगा एरिया जहाँ आपको नेचुरल रिसोर्स मिलता है, तो वो बाय डिगिंग एंड माइनिंग द्वारा हम लोग को जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर फॉर स्टील इंडस्ट्री, सपोज वी गेट अ आयरन ओर फ्रॉम सम पार्ट एंड वी सप्लाई टू द स्टील इंडस्ट्री। तो अगर हम कुछ पार्ट आयरन ओर जो हम जहाँ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो पार्ट हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ रहा है, लेकिन जब वो ट्रांसफर हो जा रहा है स्टील इंडस्ट्रीज में तो ये हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री से हटके वो चला जा रहा है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। क्लियर? हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज मीन्स ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ब्रीडिंग मतलब जो पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्म्स, प्लांटिंग ऑफ ट्री मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, नर्सरी जो बना रहे हैं, नर्सरी हम लोग खोले, वो चीज हमारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं। क्लियर? ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एनिमल्स आर कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हमारे दो टाइप्स है, extractive industry and the genetic industry. Clear? So the second type of industry is the secondary industry. Now secondary industries में क्या होता है, ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब प्राइमरी इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल हम लोग ले आते हैं एज ए इंडस्ट्री से यूज एज ए फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जो मटेरियल हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज से ले आके एज ए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में यूज करते बाय मैन्युफैक्चरिंग और जो भी प्रोसेस होता है उसको करने बाद जब फिनिश प्रोडक्ट पे कंप्लीट करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज का क्या, दैट इज एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचुरल, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स द्वारा वो मटेरियल एक्सट्रैक्ट करा उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री। लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का वर्क कब आता है, जब वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का गुड्स को एज अ फिनिश प्रोडक्ट्स में लाता है उसे हम लोग एज अ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर में इंक्लूड आते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मीन्स द इंडस्ट्री कंसर्न विद द यूजिंग द मटेरियल which are already extracted at the primary industry. प्राइमरी स्टेट में प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब
जो रॉ मटेरियल ऑलरेडी प्राइमरी स्टेट में लाया गया है, नाउ टू प्रोड्यूस अ गुड्स फॉर अ फाइनल कंजम्पशन, मतलब जो गुड्स को हम आज फाइनल कंजम्पशन मतलब पूरे तैयार करके मार्केट में लाना है, उस प्रोसेस को हम लोग आज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करते हैं फॉर अ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ बाई अदर इंडस्ट्री। और कुछ ऐसा मटेरियल्स होता है जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के पास फिर अदर प्रोसेस के लिए कुछ और इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उसको हम लोग एज अ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होते हैं। मतलब कुछ ऐसा मटेरियल्स होता है जो हम लोग रॉ मटेरियल हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज से ले आके एज अ फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर एज अ फाइनल कंजप्शन के लिए, मतलब वो प्रोडक्ट तैयार होकर मार्केट में जाना है, दैट प्रोसेस वॉज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे वो सेकेंडरी इंडस्ट्री से वो मार्केट में पैकिंग के लिए भी आ सकता है, तो वो दूसरी इंडस्ट्रीज में जाता है, तो वो हमारे टर्सरी सेक्टर्स में आते हैं। तो लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हमने बोला गया है कभी कभी फर्दर प्रोसेसिंग कंजप्शन के लिए भी जाते हैं फॉर फर्दर इंडस्ट्रीज, तो वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो है सेकेंडरी मेन एम था सेकेंडरी इंडस्ट्री, यहाँ पर हमारा फाइनल कंजप्शन मतलब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर मार्केट के लिए तैयार होगा, उसके बाद हमारा टर्सरी सेक्टर्स आते हैं। क्लियर? तो सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या है, हमारा ऑलरेडी मटेरियल एक्सट्रैक्ट मतलब ऑलरेडी मटेरियल तैयार होके प्राइमरी इंडस्ट्रीज में रहता है। बस हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का वर्ड क्या है, वो जाएगा प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लाएगा, रॉ मटेरियल से उसको मशीन द्वारा मैन्युफैक्चरिंग द्वारा उसको प्रोड्यूस करेगा एज अ फाइनल कंजप्शन टू सप्लाई इन द मार्केट। क्लियर? तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड द कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर द फाइनल कंजप्शन। Clear? Now, the secondary industry is again divided into two parts. अभी हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज की दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। Now, secondary industry is also divided in the two parts. Don't get confused. If you make a flow chart of this industries, that will make it clear. After the discussion, I will make a flow chart also. Clear? तो secondary industries हमारा फिर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. That is the manufacturing industry एंड द कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में और क्या दो पार्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर गुड्स को मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस करके बनाया जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मीन्स इट मीन्स दैट इंडस्ट्री वेयर द रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल are used with the help of machines and man to bring the finished goods। मतलब जो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से लाया गया हुआ विद द हेल्प ऑफ द मैन एंड द मशीन और द लेबर, तो एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। उस हेल्प विदाउट मशीन और लेबर से वो प्रोडक्ट नहीं तैयार होगा। तो वो प्रोडक्शन जो प्रोसेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर? जो प्रोडक्ट हमारा मीन्स the industries which are raw materials and the semi-finished materials are used with the help of machines and man to bring out the finished goods। जो मैन और मशीन द्वारा गुड्स को एज ए फिनिश प्रोडक्ट में तैयार किया जा रहा है, उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करें। मतलब यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल का पैकिंग तक पूरा इन्वॉल्व है। मतलब आपका जो भी हुआ कोई प्रोडक्शन है, सपोज क्लोथ क्या है, अगर हम लोग कॉटन एक्सट्रैक्ट करें तो कॉटन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचुरल हो तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड हो रहा है। लेकिन जब कॉटन से हमारा जो क्लोथ बन रहा है वो हमारा किसमें आ रहा है, वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आ रहा है। क्लियर? तो प्राइमरी में क्या है, जो हमारा नेचुरली हमको जो मिल रहा है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज हुआ, और नेचुरली से हमें जो उसको एज अ फिनिश प्रोडक्ट एक क्लोथ एक गुड्स को तैयार कर रहे हैं ताकि मार्केट में वो यूज हो सके एज ए कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को, तो वो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं सेकेंडरीज में। तो कॉटन इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री, बट आफ्टर मेकिंग द क्लोथ फ्रॉम कॉटन दैट विल बी कम अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री। ऑल्सो आयरन ओर, ऑल्सो आयरन ओर इज अ extract is a iron ore is a iron ore is a primary industry, but when iron ore is after mining and after making a manufacturing, when the steels come, then the steel will become the secondary industries। Clear? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमारा आयरन और स्टील्स आ रहे हैं। तो जो हमारा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, that is known as the manufacturing industry। Clear? Now the constructive industry, constructive industries, under this industry construction work are done by using the things produced by other industries।
मतलब जो इंडस्ट्री द्वारा ऑलरेडी गुड्स प्रोड्यूस कर दिया गया है, अब वो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज हो रहा है, सपोज बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इसमें ये सब चीज को हम लोग आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी रॉ मेटेरियल मैन्युफैक्चरिंग द्वारा बन के मार्केट में आने के बाद उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, सपोज सीमेंट, हमारा बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट, ब्रिक, आयरन, ये सबको हम मिला के मिक्सअप करके तब हम लोग का बिल्डिंग तैयार हुआ। तो ये हमारा जो वर्क कर रहा है, जो आफ्टर द फिनिश प्रोडक्ट वॉज कम इन द मार्केट वी विल डू द कंस्ट्रक्शन वर्क, दैट इंडस्ट्रीज वॉज कम अंडर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो ब्रिज बन रहे हैं तो ये हमारा ऑलरेडी फिनिश प्रोडक्ट बन के आके तब हम इसका रीयूज कर रहे हैं, दैट इंडस्ट्रीज वॉज कम अंडर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्लियर? द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल हुआ ब्रिज, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, many other things. Clear? The topic. Now we will discuss the topic that is a type of manufacturing industries. अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पढ़ा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज पढ़े, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आए। अब मैन्युफैक्चरिंग नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो टाइप थे, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ना अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फिर 4 इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया गया। वो क्या क्या 4 टाइप से, मतलब ये इंडस्ट्रीज क्यों डिवाइड किया, मतलब हर एक प्रोडक्ट का एक प्रोसेस होता है। हर ये थोड़ी कि कोई प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही इंडस्ट्रीज में तैयार, कहीं से रॉ मटेरियल आता है तो कोई फिनिश प्रोडक्ट, उस रॉ मटेरियल को एक उससे प्रोडक्ट के लिए एक मटेरियल तैयार करता है। तो वो हर एक ग्रुप बनता है, हर एक जगह का एक एनालिसिस होता है, एक कहीं ग्रुप को असेंबल किया जाता है, कहीं पर गुड्स को एक प्रोसेस वाइज उसको ये क्या है, कहीं पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता है, तो कहीं पर कुछ पार्ट तैयार हुआ चीज आता है तब हम लोग पार्ट्स को जोड़ कर नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो चीज जो डिफरेंट प्रोसेस है, जो हम लोग के पास जो अल्टीमेट रेडीमेड कंज्यूम हम लोग आता है, मटेरियल प्रोडक्ट आता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो प्रोडक्ट का क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने प्रोसेस लोग इंडस्ट्रीज में कहाँ वो रन करके तब हम लोग के पास आता है, वो प्रोसेस को हम लोग एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डिवाइड पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अभी हम लोग पढ़ा था कि जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करके एज अ फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में द गुड्स, द रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, मतलब जो कच्चे माल से हम लोग को एक रेडीमेड माल में तैयार किया जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंक्लूड। नाउ कच्चे माल से और फिनिश प्रोडक्ट तक में, यहाँ तक के बीच के प्रोसेस में जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस को हम लोग 4 इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा इंडस्ट्रीज है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड द असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रीज क्या है अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज? एनालिटिकल मीन्स किसी चीज को सेपरेट करना, किसी चीज को सेपरेट करना मतलब उसको एनालाइज करना। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होता है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज analyzes and separate different elements from the same material, मतलब एक मटेरियल से कई प्रोडक्ट बनाना, उसको हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्रीज मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट, एक मटेरियल से कई मटेरियल मतलब कई प्रोडक्ट बनना, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिक। दे आर ऑल प्रोसेस कम अंडर द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल्स आर ऑयल रिफाइनिंग, वेयर द क्रूड ऑयल इज सेपरेट to convert into diesel, petrol और केरोसिन ऑयल। तो हम लोग जो क्रूड ऑयल पाते हैं वो हम लोग क्या नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट पाते हैं, लेकिन वो क्रूड ऑयल से हम लोग का कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? पेट्रोल बन रहे हैं, डीजल बन रहे हैं, केरोसिन ऑयल बन रहे हैं, मोबिल्स बन रहे हैं। तो वो चीज मतलब एक मटेरियल से, एक क्रूड ऑयल से हम लोग का कितना प्रोडक्ट तैयार हो रहा है? 4-5 प्रोडक्ट तैयार। उसको हम लोग जो वो प्रोसेस जिसमें आ रहा है वो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आ रहा है, मतलब सेपरेट द मटेरियल फ्रॉम वन मटेरियल, सेपरेट द डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एक मटेरियल से डिफरेंट एलिमेंट तैयार करें, दैट इज नोन एज द एनालिटिकल इंडस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट इज द सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज इट कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू द न्यू प्रोडक्ट, मतलब अभी तो हमने एनालिटिकल्स में क्या हुआ, एक प्रोडक्ट से डिफरेंट मटेरियल्स बना रहे हैं, ठीक है, एक मटेरियल से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफरेंट प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना जा रहा है। मीन्स
2-3 प्रोडक्ट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। वो कौन से इंडस्ट्रीज में अंदर आते हैं? सपोज सीमेंट हमारा 2-3 मटेरियल को मिला के सीमेंट बनता है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ लाइमस्टोन, कोल एंड जिप्सम एक्सेट्रा। ठीक है, तो सीमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सिंथेटिक इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग क्या 2-3 मटेरियल्स को मिला के एक प्रोडक्ट बना जा रहा है, दैट इज कन्वर्ट द यूज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इनटू वन प्रोडक्ट इज नोन एज सिंथेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो सिंथेटिक में हम लोग क्या आता है? एनालिटिक में इसमें एक प्रोडक्ट में कई प्रोडक्ट तैयार होते हैं, सिंथेटिक में कई मटेरियल्स को मिक्सअप करके एक बन रहा है। क्लियर? दैट इज द मिक्सिंग ऑफ लाइमस्टोन, कोल एंड जिप्सम कन्वर्ट इनटू सीमेंट, दैट इज नोन एज अ सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्लियर? नाउ थर्ड इज द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या है? अंडर दिस इंडस्ट्री यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक रॉ मटेरियल जो हमारा नेचुरल रिसोर्स एग्जैक्ट किया गया, जो रॉ मटेरियल हम लोग कच्चा माल को आज डिफरेंट प्रोसेस में करके एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब सपोज हम लोग एग्जांपल ले शुगर केन का हम लोग क्या करते हैं? पहले उनसे प्रोडक्शन ग्रो करते हैं, प्रोडक्शन के बाद उसका क्या करते हैं? हम लोग उसको आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको गन्ने को हम लोग क्या करते हैं? उसका रस निकालते हैं, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? गुड़ बनाते हैं, गुड़ के बाद चीनी। तो वो प्रोसेस जो आ रहा है वो हमारी सिर्फ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मतलब एक प्रोडक्ट को कई प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, मतलब सिस्टमाइज प्रोसेस में उसको यूज करने को प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में आ रहा है। क्लियर? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मतलब एक ही प्रोडक्ट का कई प्रोसेस यूज हुआ, मतलब कई मेथड यूज किया जा रहा है। पहले प्रोडक्शन किया गया, प्रोडक्शन के बाद उसको उसकी रस निकाली गई, तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व। मीन्स अंडर दिस इंडस्ट्री यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर, पहले मैन्युफैक्चर किया गया, मेकिंग द रॉ मटेरियल तैयार किया गया, पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको भेजा जा रहा है ताकि उसका हमारा एक प्रोडक्ट तैयार हो। एग्जाम्पल सुगर फ्रॉम शुगर कैन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। शुगर कैन को रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, देन यू हैव टू मेक अ शुगर। क्लियर? दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द फोर्थ इज द असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है? जहां पर हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करना, असेंबल मतलब गैदर टुगेदर। असेंबली जाते हो ना, बोलते हैं असेंबली में जा रहे। असेंबली मतलब क्या? वो जहां पर एक साथ मिलकर सब कोई वर्क करे। असेंबल मतलब पुट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मटेरियल इन ए वन ग्रुप, इन ए वन स्टोर, मतलब एक प्रोडक्शन का एक जगह को इकट्ठा करना, उस जगह को, उसके बाद उस पार्ट का एक नया प्रोडक्शन तैयार होना, उसे हम लोग बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो दिस इंडस्ट्रीज मीन्स these industries included where the part of manufacture by different industries are assembled to produce a new and useful product. तो यहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज से फिनिश प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाया गया है, उस प्रोडक्ट को हम लोग एज ए यूजफुल और न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को हम लोग असेंबलिंग गुड्स बोलते हैं। Here, suppose for example, the parts of the car, different parts of the car ऑलरेडी रेडीमेड वो बना हुआ है, सिर्फ हमको उसको जोड़ना है। तो व्हील हुआ, शीशा हुआ, मिरर हुआ, ग्लास हुआ, जो भी चीज है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, एज अ रॉ मटेरियल बना हुआ है, उसको एज अ न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को हम लोग एज अ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो दिस इंडस्ट्रीज इंक्लूड वेयर द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज that is called assembling of industries. Example: cycles, cars, motor vehicles. Clear? Okay, thank you. Come to the next topic. Our next topic is the tertiary industry. So tertiary industry, as we earlier study about the types of industries, that is the primary industry, secondary and the tertiary industry. Primary industry और secondary industry के बारे में हम लोग बताया। tertiary industries में क्या होता है, हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का क्या पार्ट है, कितने टाइप्स है, वो भी हम लोग भी डिस्कस किया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज द टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं? टर्शियरी इंडस्ट्री जो मोस्टली सर्विस प्रोवाइडेड होता है, जब हमारा प्रोडक्ट एक कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस होता है, जो हमारे कंज्यूमर्स तक, हमारे कस्टमर तक जो प्रोडक्ट उस पूरे सर्कल्स को
हम लोग एज टर्शरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड कर रहे हैं। टर्शरी इंडस्ट्रीज को हम लोग सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं? सपोज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इस तरह की जो सर्विस है, जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्क है, उसको हम लोग एज टर्शरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? तो टर्शरी इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन क्या, मीनिंग क्या है? इट रिफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस सर्विस। क्लियर? मतलब वो ऐसा इंडस्ट्री जो हमारी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज ऑल्सो फॉर द सर्विस इंडस्ट्री, एग्जाम्पल बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस। क्लियर? तो टर्शरी इंडस्ट्री हम लोग क्या आता है, जो हमारा जो प्रोडक्ट एक ऑलरेडी सेकेंडरी इंडस्ट्री तक मैन्युफैक्चर कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद वो हमारे कंज्यूमर तक कैसे आता है, तो उसमें हमें पहले ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, फिर वेयर हाउसिंग लगते हैं, फिर रिटेलर्स के पास आता है, जब हम लोग के पास कंज्यूमर्स के पास आते हैं, तो वो ऑलरेडी जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, पूरी जितनी सर्विस रेंडर कर रहा है, उसको हम लोग टर्शरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया गया है। टर्शरी इंडस्ट्री ऑल्सो रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, रिस्क, प्लेस, टाइम। तो हमारा टर्शरी इंडस्ट्री क्या है, हमारा बहुत से हमारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जो ट्रांसपोर्टिंग में आते हैं, फाइनेंस में आते हैं, जो हमारे रिस्क होते हैं, वो भी हिंड्रेंस को हटाते हैं। किस तरह से हटाते हैं? इट ऑल्सो रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, रिस्क, स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कम्युनिकेशन। हिंड्रेंस मतलब जो बाधा हम लोग का जो आता है, बिग मतलब जब आते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम लोग हिंड्रेंस बोलते हैं। तो वो हम लोग किस तरह से हम लोग को फाइनेंस से, बैंकिंग हम लोग को फाइनेंस से हेल्प करता है। रिस्क मतलब सपोज कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाता है, जो हम लोग ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हो रहा है, जो हम लोग का गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टिंग के समय कुछ हमारा गुड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारे व्हीकल्स को भी नुकसान होता है, तो वो रिस्क को कौन बियर करता है? एज ए इंश्योरेंस कंपनी बियर करते हैं। फिर हमारा जो गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोड्यूस कंप्लीट हो रहा है इंडस्ट्री से, तो वो वेयर हाउस के लिए एक स्टोरेज चाहिए, वो वेयर हाउस हमारा वो वर्क को कर रहा है। तो ये ओवरऑल जो हमारा है, अल्टीमेट जो हम लोग को फाइनल रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास फाइनल कंजम्पशन के लिए जो आ रहा है कस्टमर्स के, उस सर्विस का कितना रेंडर हो रहा है, वो टर्शरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड हो रहा है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज ऑल्सो सेम रिलेटेड एज अ टर्शरी इंडस्ट्री। कॉमर्स को भी हम लोग एज अ टर्शरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनका भी वर्क वही होता है जो टर्शरी इंडस्ट्रीज का वर्क होता है। तो कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर एंगेज in removal of hindrance of person, place, time, risk, finance and the information in the exchange of commodities. तो टर्शरी इंडस्ट्रीज में और कॉमर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर द सेम थिंग। वो दोनों में एक ही सेम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कॉमर्स हमारा एज अ बिजनेस लैंग्वेज में हम उसको कॉमर्स बोला जा रहा है। टर्शरी इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन की वजह से उसको एज अ इंडस्ट्री, तो कॉमर्स में जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस, वो सब इंडस्ट्रीज में आकर इंक्लूड किया जा रहा है। तो कॉमर्स हमारा जो सर्विस रेंडर कर रहा है, जो बैंकिंग द्वारा, जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, ट्रांसपोर्टिंग द्वारा, तो वो भी हमारा एक कॉमर्स होता है। कॉमर्स में क्या होता है, हमारा ट्रेड और फॉरेन ट्रेड होता है। उसमें दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं। क्या क्या ट्रेड होते हैं? एक होम ट्रेड होते हैं, लोकल ट्रेड होते हैं, फॉरेन ट्रेड डिस्कस इन द आफ्टर दैट। तो कॉमर्स क्या है हमारा, जो हमारा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारे प्लेस को मतलब एक रूट से ला के दूसरे पे हमारे डिस्टेंस को कम कर रहा है। सपोज इंडस्ट्रीज हमारा हर जगह तो इंडस्ट्री सेट नहीं होता है, तो इंडस्ट्री सेट होने के लिए हमारे कैसा बहुत ऐसा जगह है कि जहाँ बहुत आउट एरिया में इंडस्ट्री सेट है, वहाँ पर हर आदमी नहीं ला सकता वो प्रोडक्ट्स, गुड्स नहीं खरीद सकता। वो डिस्टेंस को शॉर्टेज कैसे करते हैं? बाई ट्रांसपोर्टिंग द्वारा। पहले वो ट्रांसपोर्ट द्वारा वो गुड्स को उस इंडस्ट्री से लाके वेयर हाउस पे रखा जा रहा है। वेयर हाउस से फिर वो होलसेलर ले रहे हैं, होलसेलर्स के बाद वो रिटेलर्स उससे परचेज कर रहे हैं, रिटेलर्स के पास जब वो गुड्स आ रहा है तब अल्टीमेट वो कंज्यूमर्स के पास आ रहा है। तो वो जो सर्विस रेंडर हो रहा है वो हमारा पूरा कॉमर्स से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा क्या है, फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रहा है हम लोग को, ट्रांसपोर्टिंग भी दे रहा है, वेयर हाउसिंग भी दे रहा है और इंश्योरेंस रिस्क भी कवर कर रहा है। तो ये सब सर्विस जो रेंडर हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ड्यूरिंग द
फाइनल प्रोडक्शन फ्रॉम टू फाइनल कंजप्शन, जो भी हम लोग का प्रोसेस हो रहा वर्क उसे हम लोग कॉमर्स कहते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज द component of commerce. So as we know, what is the commerce? Commerce starts with the production and end with the consumption. हमारा कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जब प्रोडक्शन बनके तैयार हो जाता है, और एंड कहाँ होता है? कंजप्शन। जब अल्टीमेट वो प्रोडक्शन कंज्यूमर्स के पास आ जाता है तो हमारा वो कॉमर्स वहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इस प्रोडक्शन और कंजप्शन के द्वारा जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग कॉमर्स करते हैं। Now again the commerce is divided into two parts, that is the trade and a auxiliary trade. Now trade का मतलब तुम लोग भी जानते हो trade क्या होता है? तो trade means supply of goods and service. तो एक जगह से दूसरी जगह goods को सप्लाई करने को हम लोग ट्रेड कहते हैं। तो जो बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्सन को क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स। और जो बिजनेस हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। ठीक है? तो ट्रेड here means the trade means buying and selling of goods and service with the purpose of earning profit. So trade means buying and selling of goods and service with the purpose of earning profit. तो ट्रेड का मतलब क्या? यहाँ पर एक गुड्स को हम लोग एक जगह से खरीद के दूसरे जगह सेल कर रहे हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसको हम लोग ट्रेड करें। सपोज हम लोग आज फैमिली रिलेशन में कोई सामान किसी को सप्लाई करे तो उससे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड दैट मीन्स विद द मेन एम्स टू अर्न अ प्रॉफिट। तो जो हम लोग परचेज और सेल कर रहे हैं प्रोडक्शन को उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। क्लियर? तो ट्रेड में भी कई पार्ट होते हैं, कई हम लोग का होम ट्रेड होते हैं, फॉरेन ट्रेड्स होते हैं, लोकल ट्रेड। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो ट्रेड पहले फर्स्ट यू नो ऑलरेडी द जनरल थिंग्स, यू ऑल नो इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेड। Trade means the supply, purchase and selling of goods and service with the motive of earning profit. Now, next, the part trade has two types. First is the home trade. Second is the foreign trade. Home trade means the purchase and selling of products within the country or within the state. ठीक है? वो प्रोडक्शन जो हमारे कंट्री के अंदर ही हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं होम ट्रेड। मतलब जो भी प्रोडक्शन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे कंट्री विद इन द इंडिया में हो रहा है उसे हम लोग होम ट्रेड कहते हैं। क्लियर? होम ट्रेड्स को फिर 3 पार्ट से डिवाइड कर दिया गया, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड इंटर ट्रेड। तो होम ट्रेड मतलब हम लोग का जो परचेज और सेलिंग ऑफ गुड्स जो हो रहा है कंट्रीज से वो हमारा होम ट्रेड हो रहा है। और लोकल स्टेट क्या है? लोकल स्टेट जो हमारा विलेज से डिस्ट्रिक्ट तक, टाउन तक जा रहा है उसे हम लोग लोकल ट्रेड। द गुड्स दैट आर सप्लाई विद इन द लोकल टाउन टू द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? जो विलेज में हम लोग का होता है, जैसे विलेज में हम लोग छोटे से दुकान को लेके जाते आते हैं, जो मार्केट डिटेल्स छोटे छोटे बनिया आते हैं हम लोग लेके जाते हैं अपना प्रोडक्शन, वो हमारा लोकल ट्रेड जो ज्यादा दूरी नहीं करता है तो वो हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी कम लेता है। तो वो तो हमारा लोकल ट्रेड जो है जो एक टाउन से दूसरे सिटीज में जा रहा है या विद इन द डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है, वो हम लोग को लोकल ट्रेड बोला जा रहा है। क्लियर? अब स्टेट ट्रेड मीन्स जो स्टेट के अंदर, सपोज यूपी को, अपने यूपी में के अंदर जो ट्रेड हो रहा है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक हमारा गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेट ट्रेड। द ट्रेड दैट इज परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड विद इन द डिस्ट्रिक्ट, सॉरी विद इन द स्टेट, फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज नोन एज द स्टेट ट्रेड। क्लियर? एंड लास्टली इज द इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड मीन्स द गुड्स विच आर परचेज एंड सेल टू द within the India to all the states of the country। मतलब अपने स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज अ स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड मीन्स द गुड्स विच आर फॉर बाई एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द वन स्टेट टू अनदर स्टेट विद इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर, इन द कंट्री के अंदर में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो गुड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है उसको हम लोग एज अ इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं। क्लियर? नाउ कम्स द फॉरेन ट्रेड।
फॉरेन ट्रेड से मतलब फॉरेन के मतलब से तुम लोग समझ जाओगे कि फॉरेन ट्रेड क्या आता है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जो प्रोडक्शन सब जा रहा है, गुड्स एंड सर्विस जा रहा है, उससे हम लोग फॉरेन ट्रेड है। मतलब द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज होम ट्रेड। ठीक है, होम ट्रेड जो विद इन द कंट्री में हो रहा है, फॉरेन ट्रेड जो आउटसाइड कंट्री में हो रहा है। ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड इज नाउ अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, import trade, export trade and intra-pro trade. So as you all know what is the import and export, in the junior class also you have studied about the import and export. Import मतलब दूसरे कंट्री से कोई चीज खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन को भेजना। ठीक है, तो import trade means buying of goods from other country विद इन द, मतलब इंडिया जैसे अपना कोई गुड्स किसी और कंट्री से ले रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड में सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री। सपोज इंडिया अपना कुछ गुड्स दूसरे कंट्री को सेल कर रहा है विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज नोन एज द एक्सपोर्ट ट्रेड। क्लियर ना, व्हाट इज इंट्रा-प्रो ट्रेड? अब इंट्रा-प्रो ट्रेड क्या होता है, इसका मतलब क्या है बताओ? ये होता है क्या? इंट्रा-प्रो ट्रेड होता है, सपोज वन कंट्री इज बाइंग अ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री एंड द सेम गुड्स सेलिंग टू द अदर कंट्री। मतलब एक कंट्री से वो गुड्स परचेज कर रहा है, फिर उसके बाद दूसरे कंट्री को वही सेम गुड्स सेल कर रहा है, दैट इज नोन एज द इंट्रा-प्रो। मतलब किसी दूसरे कंट्री से अपना गुड्स को खरीद रहा है, देन selling to the another country, that is known as the intra-pro. Are you clear? What is the difference between the import, export and intra-pro trade? Import is the purchase of goods from other country, simple way. Export is the selling of goods to other country. Intra-pro, purchasing the goods from one country and selling the goods to the other country is known as intra-pro trade. So all of you know what is the meaning of trade. Trades means buying and selling of goods and service with the purpose of earning profit. It is divided into two parts, home trade and foreign trade. Home trade is again divided into local trade, state trade and inter-trade, and foreign trade is divided into import, export and intra-pro trade. Now, the second component of commerce is auxiliary trade. Component of commerce का दो ही है, trade and auxiliary trade. ट्रेड्स में ये पार्ट आ रहे हैं, क्लियर, डोंट गेट कंफ्यूज। इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन। ना, ऑक्सिलरी ट्रेड्स क्या है? अभी तक हम लोग ट्रेड्स कर रहे थे, ट्रेड्स में क्या था, हम लोग बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं। ऑक्सिलरी ट्रेड्स क्या है? ऑक्सिलरी ट्रेड हम लोग जब वो ट्रेड कर रहे हैं, जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर, उससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होते हैं। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से हैंडल करना है, वो हमारे ऑक्सिलरी ट्रेड्स में आते हैं। तो सपोज हम लोग को किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, तो उसमें हमको ट्रांसपोर्टिंग चार्ज चाहिए, हमको सर्विस चाहिए, टैक्स बर्डन कर बियर करना, जो ऑल आर द थिंग्स दैट वी हैव टू पे ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बैंक, तो वो सब हमारे ऑक्सिलरी ट्रेड्स में आ रहा है ना। ऑक्सिलरी ट्रेड्स में इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी, मतलब जो भी एक्टिविटी आ रहा है which are undertaken to overcome the hurdles appearing in the way of trade. मतलब overcome मतलब जो भी हम लोग को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेड, ट्रेडिंग करते समय हम लोग जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको ओवरकम मतलब उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को ऑक्सिलरी ट्रेड्स को में करते हैं। ठीक है, appearing in the way of trade, ये हमारे ऑक्सिलरी ट्रेड्स में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस आता है ड्यूरिंग द परचेज एंड बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स में हमारे आते हैं ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, रेट और क्या आते हैं इंश्योरेंस, बैंकिंग, प्लेस, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग को ऑक्सिलरी ट्रेड्स का क्लियर। ट्रेड्स मतलब जो हमारे ट्रांसपोर्टिंग और बाइंग और सेलिंग के समय जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करना पड़ रहा है
उसको उस सर्विस को हिंड्रेंस को रिमूव करने के, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी ट्रेड्स होते हैं। तो वो सर्विस जो प्रोवाइड ड्यूरिंग फेसिंग द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टिंग चार्ज एंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू द कंजप्शन। प्रोडक्शन कंजप्शन मतलब जो प्रॉब्लम पेश आ रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व बाय द ऑक्सिलरी ट्रेड्स द्वारा होता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम लोग को फेस करना पड़ता है, उसको किस तरह वो हिंड्रेंस को हटाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द मिडिल मैन। तो हम लोग का मिडिल मैन क्या, किस तरह से हम लोग को क्या हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करता है। मिडिल मैन हमारा हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मीन्स मतलब पर्सन का जो मिडिल मैन होता है, हम लोग का गुड्स को हम लोग डायरेक्ट किसी कॉस्ट परचेस नहीं कर सकते। हमारा फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन तो ले नहीं सकते डायरेक्टली। तो वो चीज को ऑक्सिलरी ट्रेड से हटाता है। वो कैसे हटाता है, वो एक मिडिल मैन बनाता है ताकि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो दूरी है जो डायरेक्ट नहीं हम लोग का, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक होलसेलर बनाया, रिटेलर्स बनाया, देन हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है। पहले होलसेलर जाता है प्रोड्यूसर्स के पास, वो गुड्स लेता है, होलसेलर्स के पास अपने पास बल्क में स्टॉक रखता है, देन रिटेलर्स जाते हैं होलसेलर के पास, वहाँ से प्रोडक्ट लेके अपने दुकान पे रखते हैं, तब अल्टीमेट कंज्यूमर्स गेट द गुड्स। वो टाइमिंग जो इतनी दूरी है पर्सन्स का एक, ये मिडिल मैन द्वारा ही हट सकता है। अगर हम लोग डायरेक्ट फैक्ट्रीज में गुड्स खरीदने जाए तो हम लोग को क्या कितना प्रॉब्लम फेस हो, क्या फैक्ट्रीज का वही चीज प्रोड्यूस करे तुरंत उसे बेचना, क्या इट इज पॉसिबल? नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू at the same time you are making the production and the same time you are doing the marketing also। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टमाइज वे में हम लोग को ट्रेडिंग करना है। तो दैट मेक्स अ सक्सेस बिजनेस, ठीक है। तो वो मिडिल मैन हम लोग का क्या करता है, जो हम लोग का जो हमारे बीच की जो दूरी होता है पर्सन, एक दूसरे पर्सन से जो हम लोग कॉन्टैक्ट आता है, वो हमारा मिडिल मैन सॉल्व करता है। क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हमारा क्या हिंड्रेंस को हटाता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इट हिंड्रेंस द प्लेस। मतलब एक जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्शन एक ही जगह हो, उस प्रोडक्शन को लाने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो सपोज हम लोग का जो यूपी में है, हम लोग का गेहूं और चावल ज्यादा होता है, लेकिन हर स्टेट में वही चीज नहीं होती। तो वो प्रोडक्शन हमारा जहाँ का प्रोडक्शन ज्यादा होता है वो प्रोडक्शन हम दूसरे स्टेट में भेजते हैं ताकि हमारा वहाँ के लोगों को भी वो प्रोडक्शन मिल सके। ये किसके द्वारा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग और कम्युनिकेशन द्वारा। जहाँ पर जो प्रोडक्शन कम है और जहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा है तो उस प्रोडक्शन को वहाँ पर सप्लाई किया जाए, दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। तो ट्रांसपोर्टिंग हमारा एक हिंड्रेंस को सॉल्व कर रहा है ताकि हम लोग प्लेस एक जगह से दूसरी जगह हमारा कमोडिटीज पहुँच सके एट अ चीप एंड रिजनेबल कॉस्ट। वो हमारा एक ऑक्सिलरी ट्रेड हमारा वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज द वेयर हाउसिंग। ये क्या हैंडलिंग करता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ये हमारी टाइम की बचत करते हैं, हमारी टाइम को सॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर्स हमारा प्रोडक्शन हो रहा, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारा बहुत सा टाइम लगता है। तो कुछ ऐसा प्रोडक्शन होता है जो हम लोग एज अ एडवांस से प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके लिए भी तो चाहिए कहीं इसको रखने के लिए। तो उसके लिए हमारा वेयर हाउसिंग होता है। वेयर हाउसिंग मीन्स एक गोदाम टाइप का होता है जहाँ पर हम अपने गुड्स को स्टोर करते हैं। गुड्स को स्टोर करते हैं दैट एट द टाइम व्हेन देयर इज नो प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ उस समय हमारा वो हेल्प करे। जैसे हम लोग आलू हम लोग का ठंडी में होता है, ठीक है, पोटैटोस होते हैं वो ठंडी में होते हैं, तो लेकिन हम लोग होल ईयर्स मिलते कैसे, क्योंकि हम लोग उसको जाके वेयर हाउस पे कीप करते हैं। वेयर हाउस पे कीप करते हैं तो सीजन के समय तो मिलता है, लेकिन जब सीजन आउट हो जाएगा तो हम तो वेयर हाउस से जाके उसको ले आते हैं, फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो वो हम लोग को प्रोडक्शन जो वेयर हाउस हेल्प करता है कि जब हम लोग का प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है उस समय भी हम लोग को वो सप्लाई कर रहा है, तो वो हम लोग को हेल्प कर रहा है वेयर हाउसिंग। हम लोग हमारे की टाइम, जब टाइम में हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उस समय भी हम लोग को सप्लाई कर रहा है। तो ये दिस इज ऑक्सिलरी ट्रेड। तो ये हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। नहीं तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस होना पड़ता है क्योंकि तुरंत ही हम कोई चीज प्रोडक्ट करके तुरंत लगा के तुरंत हमको नहीं मिल सकता है। तो वो चीज हमारी वेयर हाउसिंग हमें हेल्प करता है। बहुत सी चीज है, गेहूं है, चावल है, सब हम लोग वेयर हाउस में रखते हैं ताकि एट द टाइम व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन कोई भी प्रॉब्लम फेस हो तो हम लोग उस समय उससे यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर। वेयर हाउसिंग मीन्स ना। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हिंड्रेंस द रिस्क। तो किस तरह से हम लोग का इंश्योरेंस हम लोग का क्या रिस्क हम लोग का बियर कर सकता है कि एज अ ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, मतलब एज अ ट्रांसपोर्टिंग के समय
जो हम एक गुड्स को एक स्टेट से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हो सकता है बहुत से गुड लॉस भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज भी हो सकते हैं। तो वो अगर कोई भी कंपनी अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी उस गुड्स को बियर कर सकता है, ताकि उसको जो भी भरपाई रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी करे। अगर आपने इंश्योरेंस कराया हो तो, अगर इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपका नहीं होगा। तो वो भी एक हमारा रिस्क हम लोग को, कोई भी बिजनेस है आप लोग का हमारा तो मेन फीचर बिजनेस आप लोग जानते हैं, नो रिस्क नो प्रॉफिट। हर बिजनेस में आपका रिस्क है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर जरूरी नहीं आपको प्रॉफिट ही मिले, आप लॉस भी हो सकते हैं, तो वो हमारा इंश्योरेंस कंपनी हमारे लॉस को बेयर कर सकता है। कभी कोई नेचुरल कैलेमिटीज होता है जिससे हमको ह्यूज लॉस हो सकता है, तो वो भी अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी है, अगर हमारे कैसे कुछ फैक्ट्री नुकसान भी हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी बियर ऑल द लॉस ऑफ द बिजनेस। क्लियर? ये भी हमारा एक तरह से हमारा रिस्क को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर? द नेक्स्ट इज द बैंकिंग हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। तो हर बिजनेसमैन के पास कैपिटल नहीं होता है कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करे। सबके पास उतना कैपिटल है, बहुत लोग के पास है भी है, नहीं भी है तो भी, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज, उनको कैपिटल चाहिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई भी बिजनेस को एक बार लगा दो फिर ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूस चलता रहता है। कैपिटल लगाने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट है उससे हम फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो कैपिटल फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं हर बार आपको प्रॉफिट ही मिले, कभी कभी ऐसा लॉस भी हो जाता था हमने, तो हम अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए हम बैंक के द्वारा आज लोन ले सकते हैं कि हमको आज अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। तो आई हैव टू बैंक हेल्प टू प्रोवाइड द फाइनेंस। हम लोग को बैंक से फाइनेंस मिल सकता है, हम लोग को लोन ले सकते हैं ताकि हम अपनी बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट। क्लियर? जितनी बिजनेस एक्सपैंड करेगा आपका बिजनेस प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप लोग लेते हो, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, अगर उसका एडवर्टाइजिंग नहीं हुआ तो आप लोग उसको लेंगे नहीं। कॉमन सी बात, आप सभी लोग दे रहे, जिस चीज की ज्यादा प्रचार होती है आप लोग उसी को कस्टमर उसी को अवेयर लेते हैं। तो उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयर होता है, एडवर्टाइजिंग द्वारा हमको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होती है, तभी तो उस प्रोडक्ट को हम कैसे हैं। तो एडवर्टाइजिंग हमारा कहता है हमको प्रोडक्ट के अवेयरनेस के बारे में बताता है, ताकि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, तो वो सब चीज हमें हमारे एडवर्टाइजिंग द्वारा हमको प्रोडक्ट को हेल्पफुल होता है, ताकि हम उस प्रोडक्ट को इजीली क्या उसको बाय कर सके। उसमें हमें कोई अगर कोई प्रोडक्ट हमारा एडवर्टाइजिंग नहीं है तो हम लोग उस प्रोडक्ट को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट के बारे में, मतलब क्वालिटी के बारे में उसमें ना कोई ICAI मार्क करना, एडवांस मार्क होता है, तो वो प्रोडक्ट हमको लेने में प्रॉब्लम्स होते हैं। हम लोग लेने में सोचते हैं कि पता नहीं कैसा प्रोडक्ट है, ले कि न ले। तो थ्रू द एडवर्टाइजिंग वी गेट द अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग द्वारा हम लोग प्रोडक्ट का अवेयरनेस होता है, देन वी हैव टू बाय द प्रोडक्ट। तो जब हमको उसकी पूरी जानकारी मिल जाए कि इस प्रोडक्ट से हमको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, देन ओनली वी हैव टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है? तो ये हमारा किस तरह से होता है? एडवर्टाइजमेंट द्वारा। तो एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंफॉर्मेशन हमारा हमको प्रोडक्ट के बारे में देता है, विच दैट हेल्प्स टू परचेज द प्रोडक्ट। क्लियर? तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉमर्स के बारे में हमने आपको पढ़ाया। दो ट्रेड्स होते हैं, एक होम ट्रेड, ऑक्सिलरी ट्रेड और होम ट्रेड, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। क्लियर?